गाइस आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाढ़ फ्लोड के बारे में। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको भूकंप के बारे में बताया था। आज हम पूरी प्राकृतिक आपदाओं को एक एक करके जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें से एक हमारा टॉपिक आता है बाढ़। बाढ़ एक भूकंप के बाद एक खतरनाक टॉपिक है, एक खतरनाक आपदा है जिसके कारण कई लोग प्रभावित होते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बाढ़ को पूरा क्लियर करेंगे, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरीके से उत्पन्न होती है, क्या इसको नियंत्रण करा जा सकता है या नहीं। तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बस शर्त है आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब देखते हैं बाढ़ क्या होता है। गाइस बाढ़ को हिंदी में हम ये कहते हैं, इंग्लिश आपके सामने लिखी है, इतना समझ आ जाओ। अब ये क्या है, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल होती है, नेचुरल डिजास्टर। ये भगवान द्वारा या भगवान द्वारा जो रचित पृथ्वी है उसके अंदर जो अवक्रियाएं या प्रक्रिया होती है उनके द्वारा ऑटोमेटिक होती है। इस पे मानव का नियंत्रण नहीं है, ना इसको मानव करा सकता है ना रोक सकता है। हाँ, थोड़े बहुत बचाव कर सकता है। तो क्या है बाढ़, क्या है, कैसे आती है? ये आती है हमारे नदियों के जल स्तर में ज्यादा ही अधिक मात्रा में बढ़ाव हो जाना या जल स्तर उसका बढ़ जाना अचानक से। तो जब अचानक से कोई चीज होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी के पास, तो लोग वहां पर बाढ़ से ग्रसित होकर परेशान होते हैं, प्रभावित होते हैं, कुछ मर जाते हैं, जो कुछ भी होता है। तो ये काम अचानक होता है, जैसे बारिश हुई। अब नदी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे पानी का स्तर एकदम से बढ़ गया तो वो सारा पानी में बह गया। सारे घर, पेड़ पौधे, जो भी हमारे बिजली के यंत्र वगैरह, लट्ठे वगैरह होते हैं वो सब गिरते हैं इधर से उधर, तो उससे जाने भी आते हैं लोगों की और लोग बहुत प्रभावित होते हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, इससे बहुत सारा नुकसान होता है। भूकंप के बाद इसी को ही हम बहुत खतरनाक डिजास्टर कहते हैं। तो गाइस बाढ़ को आप समझिए, बाढ़ आती कैसे, ज्यादातर कैसे आती है अभी के केसेस में, जैसे हम लोग बांध लगा देते हैं। तो बांध हम इसलिए लगाते हैं जिससे हम पानी की बचत कर पाए, ये हो जाए वो हो जाए। बट जब पानी का स्तर अधिक हो जाता है तो वो बांध टूट जाता है और पानी एक अलग ही स्पीड के साथ आता है और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनको अपने साथ लेके चला जाता है, सब बर्बाद तहस नहस कर देता है। तो ज्यादातर ये, चाहे प्राकृतिक रूप से देख लीजिए चाहे मानव निर्मित रूप से देख लीजिए, बाढ़ आता है किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल तरीके से भी है, कभी कभार मानव निर्मित की तरीके से, जैसे बांध हम लगाते हैं, बांध टूट जाते हैं। तो बांध तो हम इसलिए लगाते हैं पानी को हम एकत्रित करके तरीके से निकालने, ज्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन वो कभी कभी भारी पड़ जाता है हमें। तो बाढ़ किस तरीके से आता है? एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित के तरीके क्या है जो मैंने आपको बताया, बांध वाला। और प्राकृतिक रूप से क्या होता है, नदी ओवरफ्लो, पहले ही ये पानी खूब चल रहा है भरपूर और बारिश, भयंकर रूप से बारिश हो जाए तो उसका पानी का विस्तार एकदम भागता है ऊपर से, या कोई ग्लेशियर एकदम पिघल जाए तो पानी का प्रभाव पड़ता है, बढ़ता जाता है एकदम बढ़ते बढ़ते, तो इस चीज को, पानी को कोई रोक नहीं पाता एकदम स्पीड के साथ जब आता है। तो इसलिए इसके ज्यादा नुकसान होते हैं। भूकंप की तरह ये भी है, भूकंप क्या एकदम सब तहस नहस करता है, ये भी एकदम से ही होता है। ठीक है, इनका पहले से बहुत कम पता लगता है। ये है कि भूकंप से पहले इसका पता लग जाता है थोड़ा बहुत, हाँ बाढ़ आ सकती है, पानी का स्तर दिख रहा होता है, धीमे धीमे आता है, एकदम फिर आता है। लेकिन भूकंप बहुत जल्दी आता है, भूकंप सबसे खतरनाक डिजास्टर कहा जाता है। तो गाइस आप समझ गए, बाढ़ एक बांध अगर टूट जाए तो बहुत अपने अधिक प्रभाव रूप से आती है, और एक भगवान, जैसे भगवान द्वारा या नेचुरल बोलते हैं जैसे प्राकृतिक रूप से, कि बारिश अधिक हो जाए और हमारी नदी पहले से ही ओवरफ्लो चल रही है तो क्या होगा, वो पानी क्या ओवरफ्लो होगा, बहेगा एकदम चारों तरफ। तो आसपास का जितना एरिया है वो बहुत कठिनाई में आ जाता है। ठीक है, अब बाढ़ की क्या समस्या है कि इसका जो पूरी अर्थ पे 3.5% भाग ऐसा है जो बाढ़ से ग्रसित होता रहता है, जिस पर बाढ़ आती ही रहती है। तो 3.5 क्या है, जिस पे बाढ़ लगभग आती है, जिसको हम बाढ़ का हिस्सा कह सकते हैं। तो गाइस 3.5% क्या है पूरी पृथ्वी पर, जिस पर बाढ़ आए दिन आती रहती है, वो ये हिस्सा है। और एक बात बताता हूँ, लगभग 19.5% क्या है, लगभग एक साल में इतना प्रतिशत जो जनसंख्या है हमारी पृथ्वी, वो बाढ़ से प्रभावित होती है। जनसंख्या, जनसंख्या कितने साल में, 1 ईयर, एक साल में क्या है, 19.5% हमारी जो जनसंख्या है वो बाढ़ से प्रभावित होती है। अब कैसे होती है? ये सभी होती है नदियों के द्वारा प्रभावित। बाढ़ का अर्थ ही क्या होता है कि नदी का पानी जब ओवरफ्लो हो जाए या एकदम से चारों तरफ आ जाए, तो नदी से स्टार्टिंग होती है बाढ़ की, और बाढ़ कहीं से नहीं आती है। जिस तरफ नदी होगी वहां के आसपास के क्षेत्रों में ही बाढ़ अधिक आएगी। तो कहने का मतलब है 3.5 भूभाग ऐसा है जिस पर बाढ़ें आती रहती हैं लगभग। ठीक है, इतना परसेंट भाग पूरी अर्थ पे या पृथ्वी पर है। और 90.5% लगभग लगभग में एक साल में इतने लोग प्रभावित हो जाते हैं हमारे, किससे, बाढ़ से। वो कैसे होते हैं? क्योंकि नदियां हमारी कई सारी हैं प्रसिद्ध, एक गंगा होगी भारत में, देख लीजिए, गंगा हो गई, नर्मदा हो गई, तो कई सारी ऐसी नदियां हैं भारत में।
ब्रह्मपुत्र होगी, सिंध होगी, और विदेशों में भी कई सारी ऐसी नदियां हैं। तो ये नदियां क्या है, अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं और वहां पर बाढ़ लाती हैं। तो वहां के लोगों की लगभग आदत भी पड़ जाती है रहन सहन की, लेकिन हाँ, उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। देख ही सकते हैं कितने लोग प्रभावित होते हैं। ये तो हो गया। अब एक बात और समझिए कि ये हमारा संयुक्त राष्ट्र है, जिसे यूनाइटेड किंगडम जो भी कहते हैं, उसका एक हमारा एक उन्होंने एक अपनी वो निकाली थी लिस्ट, जिसमें उन्होंने बताया था, डाटा निकाला था कि लगभग 20 वर्ष में किसने निकाला था, संयुक्त राष्ट्र ने एक उन्होंने थ्योरी दिया, एक लिस्ट निकाली थी, एक डाटा निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया था 20 वर्ष में बाढ़ से क्या हुआ हमारा, कहां से लेके कहां तक, 2000 से लेके 2022 तक की उन्होंने डाटा निकाला। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे मानव हैं वो, पहली बात तो 40% तो बाढ़ के किससे आए हैं, 40% बाढ़ के किससे आए हुए हैं, कितने, 20 वर्ष में। और 165 करोड़, लगभग 165 करोड़ लोगों को क्या इससे नुकसान हुआ है। अब नुकसान कैसे हुआ है, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी का आदमी मर गया, कोई अपना जिसकी अर्थ इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया है, देश भी आ रहे हैं इसमें, लोग भी सब कोई इसमें आ रहा है। 165 करोड़ लोग हैं। अब 165 करोड़ पूरे देश के लोग 20 साल में इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और 40%, देख सकते हैं 40% केस ऐसे आए हैं जो बाढ़ के हैं। तो 20 साल का इन्होंने डाटा दिया संयुक्त राष्ट्र ने, और इसके जरिए हमें पता लगा कि 40% जो केसेस आए हैं 20 साल में वो बाढ़ के ही आए हैं, और 165 करोड़ लोग लगभग इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस बाढ़ से पहले मैं बताऊंगा कि बाढ़ के कारण क्या है, किस तरीके से बाढ़ आती है, प्रॉपर तरीके से, कि किस किस चीजों के कारण बाढ़ आती है। तो उन चीजों को माइंड में जब आ जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, फिर उनसे बचने के भी तरीके बताऊंगा। तो बाढ़ में आपको इतना समझ आया। बाढ़ क्या है, हमारा एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। और ये कैसे आता है, नदियों के द्वारा आता है। जब नदियों का पानी एकदम से ओवरफ्लो होता है तो अपने आसपास के एरिया को नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है, घरों को उड़ा के ले जाती है नदी। जब एक साथ में पानी बहुत सारा आता है तो कई लोग मर जाते हैं। तो कोई काम कर रहा है, एकदम से पानी मर जाएगा, ठीक है। तो नदी के द्वारा बाढ़ आती है, और बाढ़ क्या करती है, अपने आसपास के एरिया, जैसे ये नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। यहाँ आसपास गांव बसे हुए हैं, ये गांव है कई सारे। तो क्या है, ये पानी इतना इतना तो आता है चला जाता है, आता है चले, तो यहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं। जब एक साथ पानी आता है बहुत भयंकर रूप में, तो ये सबको लेके चला जाता है। तो ये पूरा बाढ़ में चला गया। अब कितना नुकसान हुआ, तो बाढ़ से ये नुकसान होते हैं। फिर बाढ़ कैसे होती है या कैसे आती है, कुछ मानव निर्मित द्वारा आती है, कुछ नेचुरल तरीके से आती है। मानव क्या है, बांध जब टूट जाते हैं, अधिकतर बांध ही टूट रहे हैं आजकल, क्योंकि पानी को हम रोकने की कोशिश करते हैं जिससे पानी वेस्ट ना हो, और एक लिमिट मात्रा में भेजें, जिससे हम कई सारे टैक्सेस भी लेते हैं, तो वो चीज अलग है। तो एक बांध की वजह से आती है, और एक नेचुरल रूप से बारिश अधिक मात्रा में हो जाए। तो ये दो कारण तो पता लग गए, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट हमें देखने हैं कि 3.5% लगभग भूभाग है पूरी अर्थ पर, जो बाढ़ को लेके आता है, जिसपे बाढ़ आती ही आती है। और 19.5% लगभग एक साल में लोग इससे प्रभावित रहते हैं। जो जनसंख्या का 90.5% है, 90, ये क्या है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ें कई सारी नदियां हैं प्रमुख, गंगा होगी, नर्मदा होगी, सिंध होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सरस्वती होगी, जितनी भी नदियां हैं वो लगभग बाढ़ लेके आती हैं, ठीक है। जितनी भी वर्ल्ड में नदियां, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, नदियां तो बहुत सारी हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है हमें, एक जो संयुक्त राष्ट्र थे उसने एक अपनी लिस्ट निकाली थी, एक डाटा दे बताया था, क्या हुआ, 20 वर्ष का डाटा था वो, 2000 से लेकर 2022 तक का। उसमें ये बताया कि जो 40% है वो केसेस बाढ़ के आए, और लगभग 165 करोड़ लोग क्या है इससे प्रभावित हुए। प्रभावित होने का मतलब, लोगों को इससे क्षति हुई, इनके घर बिगड़े, इनको पैसे की कमी हुई, बर्बाद हो गए, बच्चे अलग हो गए, कोई मर गया, कोई कुछ कोई कुछ, कोई देश ही छोड़ के चला, कई सारे इसमें कारण है। वो आप, हर तरह का आदमी होता है, उसके सामने समस्या कौन सी आई। तो ये थे बाढ़, किस तरीके से बाढ़ आती है, उससे क्या क्या हमें डाटा मिला है। ये एक मैंने आपको प्रॉपर बाढ़ को एक समझाने की कोशिश की है। अब मैं बाढ़ बताऊंगा, बाढ़ किन कारणों से आती है, और उन कारणों के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो गाइस इतना आपको समझ आया, आप इसको समझ गए होंगे, जो पॉइंट है वो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं बाढ़ किन कारणों से आती है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपने कारण, बाढ़ किन कारणों से आती है। तो गाइस सबसे पहला कारण हमारा हो सकता है लगातार बारिश होना। तो पहला कारण हमारा हो गया लगातार वर्षा होना। अब गाइस इससे हमारी बाढ़ कैसे आती है, वैसे तो आप मेंटलिटी ये सोचते हैं ज्यादा बारिश होती है तो पानी एकदम बढ़ जाता है और आ जाती है। तो उसके अंदर की बात जानते हैं। लगातार बारिश होने से क्या होता है कि जो हमारी नदी होती है, इस नदी का जो नीचे का आयतन होता है, उसका क्या एकदम से आयतन का मान बढ़ जाता है। पानी भी ऐसे, आयतन का मतलब जो इसके नीचे पानी जितना जाता है, जो हमारी धरती है वो कितना ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से एकदम भर जाता है,
अधिक वर्षा होने से लगातार, तो क्या जब यहाँ नीचे तो पानी अब जाएगा नहीं, अब क्या होता है ये बाहर के स्तर को पानी एकदम घेर लेता है और उस पूरे एरिया को जलमग्न कर लेता है, यानी अपने में समा लेता है। क्यों? पानी नीचे जाने का नाम ही ले रहा है, क्योंकि वो घनत्व पहले से ही आयतन बढ़ चुका है जो चारों तरफ पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है। यहाँ की धरती भी उसको नीचे नहीं करेगी, ना यहाँ की धरती नीचे करेगी। तो जब आसपास की धरती पानी को नीचे एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है तो वो पानी जाए तो जाएगा। और बारिश भी लगातार हो रही है, मूसलाधार बारिश। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि जो जितना भी एरिया जितने आसपास के गांव वो सब जलमग्न हो जाते हैं। ये पहला हमारा मुख्य कारण हो सकता है लगातार बारिश का। कई क्षेत्र में क्या होता है जिसमें मानसूनी क्षेत्र जो होते हैं उनमें कुछ समय छोटी अवधि जो बारिश की होती है लगातार कुछ दिन में ही उसमें बाढ़ आ जाती है। जो मानसूनी क्षेत्र में होते हैं वहां कई दिनों तक बारिश हो तब बाढ़ आती है। बट नदी हर जगह इसका एक महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो क्या कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर आमतौर पर बाढ़ आ जाती है, जैसे थोड़ी सी बारिश हुई और वहां पर बाढ़ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वहां पे तो मानसून ही ऐसा है, वहां पे पानी की जो नमी है वो नीचे जो उसका आयतन है वो पहले से ही बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है लगातार बारिश होने से बढ़ता है उसका मान, और वहां पहले से ही होता है तो वहां पर बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। उसमें ये रोल नहीं होता कि ज्यादा देर बारिश हुई, उसमें बस बारिश आई लगभग बाढ़ आती रहती है। ऐसे लगभग एक दो राज्य हैं, एक हो गया बिहार हमारा, ठीक है, एक हो गया पश्चिम बंगाल हमारा, पश्चिम बंगाल, और एक हो गया असम। इनमें क्या होता है लगभग बाढ़ आमतौर पर आती ही रहती है। इनको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बोलते हैं। इनमें बाढ़ें बहुत आती रहती हैं, और वो कैसे आती हैं? क्योंकि इनको बारिश हो के इनका जो नीचे का आयतन है पानी को एब्जॉर्ब करने का वो लगभग पूर्ण रूप से भर चुका होता है। तो पानी जब आसपास भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो भैया पूरे में फैलता चला जाता है और एक स्पीड के साथ पूरे एरिया को जलमग्न कर लेता है, और उसे ही बाढ़ कहते हैं। उसी से लोगों को बहुत सारी क्षति पहुंचती है। तो हमारे ये तीन राज्य हैं लगभग, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, जिसमें लगातार बारिश हो तो बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने का लगातार वाले का मेन कारण क्या होता है कि अब तक हम सोचते थे ज्यादा बारिश हुई पानी बह गया, वो पानी इसलिए बहता है कि नीचे का जो स्तर है पानी का वो पूर्ण रूप से भरा होता है, और नदी के नीचे का ही नहीं आसपास के नीचे का भी होता है। तो पानी कहीं नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो चारों तरफ फैलता है और बाढ़ आती है। तो गाइस पहला अपना कारण कंप्लीट हो गया, लगातार वर्षा होना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या कहता है। गाइस सेकंड कारण है हमारा अतिवृष्टि एवं उच्च ज्वार। उच्च ज्वार तो आप जानते होंगे जो हमारा समुद्र में आमतौर पर आता रहता है। लेकिन अतिवृष्टि एवं उच्च ज्वार का एक साथ का मतलब ये हुआ कि जब अतिवृष्टि रूप से बारिश हो रही हो, यानी मूसलाधार बारिश लगातार हो रही हो, और समुद्र में ज्वार भाटा या उच्च ज्वार आ रहा हो। अब कहने का मतलब ये है, यहां पर बात होगी हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र में। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र होते हैं, जब वहां पर लगातार बारिश हो, लगातार बारिश हो जिसको हम कहते हैं मूसलाधार बारिश, और उस समुद्र में क्या आ रहा हो, उच्च ज्वार, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार आ रहा हो। तो क्या ये उच्च ज्वार जो मूसलाधार बारिश का पानी जो समुद्र में आ रहा है उसको समुद्र में नहीं आने देता, क्या ये उच्च ज्वार पानी बाहर को आता है, तो इसकी मात्रा एकदम रूप से बहुत अधिक रूप से बढ़ जाती है, और इसके कारण समुद्र तटीय क्षेत्र पर एक घनघोर वर्षा के कारण या मूसलाधार बारिश और इस उच्च ज्वार के कारण चारों तरफ से बाढ़ का रूप ले लेती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसा ही 2005 में हमारा मुंबई में हुआ था। इसी वजह से क्या हुआ था कि हमारे ज्वार भाटा भी या उच्च ज्वार भी आ रहा था समुद्र में, और मूसलाधार बारिश भी लगातार हो रही थी। तो उससे क्या हुआ जी, इसने ना इस बारिश का पानी समुद्र में नहीं आने दिया, और जब पानी समुद्र में नहीं आया तो गया कहाँ, उससे एकदम बारिश बहुत तेज की आई और पूरे में चारों तरफ बाढ़ आ गई। और ऐसा ही 2006 में हमारा हुआ था सूरत में, ठीक है। तो ये दोनों कारण है हमारे इसके लिए, ये दोनों एक तरफ से एग्जाम्पल है कि जब ये कंडीशन दोनों एक साथ हो, अतिवृष्टि वर्षा एवं उच्च ज्वार, तो क्या होता है। लेकिन ये कंडीशन समुद्र तटीय क्षेत्र पर ही है। अब भाई समुद्र होगा तो ही तो उच्च ज्वार हो पाएगा, नहीं तो मूसलाधार वर्षा की तो मैंने बात पहले ही बता दी है पहले पॉइंट में। तो बाढ़ तो आएगी, बट यहाँ पे नदी नहीं है, समुद्र है। तो नदी होगी या समुद्र, पानी का कोई ना कोई तो स्रोत होगा जिससे बाढ़ आए, ठीक है। बाढ़ को लाने का काम क्या करती है, वर्षा। लेकिन वहां पहले से पानी होना चाहिए, ये उसको उत्साह करती है, ये खुद अपने दम से कुछ नहीं कर सकती है। बाढ़ जब आ सकती है या मान लो एकदम बादल फट जाए, उसका भी एग्जांपल है, भी बताऊंगा। तो इसको समझिए, अतिवृष्टि एवं उच्च ज्वार में क्या होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र में जब समुद्र में उच्च ज्वार भी है और लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही हो, तो उस मूसलाधार बारिश को ये उच्च ज्वार समुद्र में नहीं जाने देता है, और वही पानी हमारा बाढ़ के रूप में आता है। तो इस बाढ़ के लिए कारण दोनों ही होते हैं, उच्च ज्वार और मूसलाधार बारिश, दोनों ही एक साथ मिलकर इस बाढ़ को लाते हैं। इसका एक एग्जांपल मुंबई 2005 में आई थी, ये बाढ़ बहुत ही ज्यादा इसने प्रभावित किया था मुंबई को और सूरत को। तो गाइज ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज अपना तीसरा कारण बादल का फटना, मैंने भी बताया था।
तो गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। बादल के फटने से बाढ़ एकदम से बहुत तगड़ी आती है। इससे कई सारे लोगों का बहुत अधिक रूप से नुकसान होता है, क्योंकि इसमें तो जिस क्षेत्र में आ गई वो बर्बाद तो है ही, क्लियर है। तो इसके कारण क्या होता है ऐसा कि बादल फटता है। जैसे ये बादल है, ये बादल में क्या होता है, हमारा जो पानी है वो एक तरित होता है, और फिर एक मानसून के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग ये पानी नीचे आता है। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती, तो इसमें पानी का भराव इतना हो जाता है और मौसम बन नहीं पाता है जिससे पानी नीचे जाए, या जो भी हमारा प्रक्रिया होती है वो हो नहीं पाती, जिसके कारण ये डायरेक्ट फट जाता है और इसके नीचे जितना भी एरिया है वो लगभग बर्बाद हो गया। तो होता क्या है कि जब बादल फटता है तो नीचे जितना भी एरिया है वो बर्बाद तो होगा। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या हुआ था। लगभग 16 और 17 तारीख थी 2013। 16-17 तारीख 2013 में उत्तराखंड में आई थी। उत्तराखंड में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और वो किसके कारण आई थी, इसी के कारण आई थी, बादल फटने के कारण। इसमें क्या हुआ था कि उत्तराखंड के एक दो जिले, तीन चार जिले थे। एक था हमारा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी इसमें आई थी, मतलब बादल यहां भी फटा था। एक था रुद्रप्रयाग, प्रयागराज से याद रखना है इसको, ये एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग हो गया, और एक हो गया चमोली। तो इनमें आए थे, एक पित्तौरगढ़ और है, ठीक है। इनमें क्या आए थे, बादल फटने के कारण बाढ़ आई थी। बादल फटने के कारण जब बाढ़ अचानक आई तो सबसे भयंकर प्रभावशाली बाढ़ यही रही थी। इसने तबाही मचा दी थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जन धन दोनों की हानि हुई थी, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल लो हो गया था, और लोगों की, कई लोगों की मौत हुई थी, घर उजड़ गए, बर्बाद, क्योंकि तीन चार जिलों में बादल का फटना, समझ सकते हो कितने बड़ा प्रभाव था। तो यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे पहाड़ है, बर्फ रहती है, मौसम बिगड़ता ही रहता है, तो बिगड़ी हुई जगह पे ज्यादातर ये चीजें होती हैं। तो देखा यहाँ पे बादल फटा 16-17-2013 उत्तराखंड में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली या पित्तौरगढ़ एक जगह और है। इन चार जगहों पे बादल फटने से तबाही मच गई थी और कई लोगों की जान भी गई थी। अब एक और थी अभी 2022 में, 8 जुलाई लगभग, 8 जुलाई 2022 में हमारी जो अमरनाथ है, अमरनाथ के गुफा के पास बादल फटने से वहां पे जितने भी लोग अमरनाथ की यात्रा करने गए थे, कई लोगों की मौत हुई। वहां पे जन की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, 16-17-2013 उत्तराखंड, और ये 16-17 ये अगस्त है शायद, जो भी हो आप देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ था, उत्तराखंड में ये कांड हुआ था, और 8 जुलाई 2022 में अमरनाथ में हुआ। ये दोनों पॉइंट याद रखना, और आपको बादल फटने का कारण भी पता लग गया क्या होता है इसमें, बादल कैसे फटता है ये भी बता दिया, और इससे कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट जगह बता दी नुकसान हुए थे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस अपना चौथा पॉइंट देखते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन आपने सुना होगा, जब जो हमारी धरती है वो एकदम खिसक जाए या टूट के अलग हो जाए, तो इसका हम सेंस ले जाते हैं बाढ़ कैसे आती है। तो भूस्खलन इसका चौथा कारण है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भूस्खलन लगभग हमारा आता है जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या आता है, भूस्खलन आता है। अब जब ये क्या होता है, यहाँ पे ही नदियां होती हैं, समझना, यहीं पहाड़ों में से नदियां निकल के आती हैं, और यहीं पे भूस्खलन होता है। तो बाढ़ का कैसे कारण बनता है, ये हमारा भूस्खलन। अब मान लीजिए किसी पहाड़ी का कोई चट्टान का टुकड़ा हो गया, या किसी रोड़े या चंबल का टुकड़ा, जो गिट्टी सुद्धा होता है, गिट्टी मिलवा होता है, बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, तो एक चट्टान बोल देते हैं। मान लीजिए एक चट्टान इसकी खिसक कर और इस नदी के बीच पर गिर गई आके, नदी के किसी भी बीच भाग में या कहीं भी बीच में गिर गई, यानी उसमें उसने उसको रोकने की कोशिश की, उसका अवरोध किया, तो उसके कारण ये एक नई दिशा बनाएगी। अब इस दिशा में बनी हुई है, तो यहाँ तो कोई आदमी अपना घर नहीं बनाएगा, कोई नई दिशा बनेगी तो यहाँ पर लोगों के घर होंगे। तो भैया यहाँ तो कितनी भी स्पीड में पानी आए, लगभग लोग अपने अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आने के चांसेस नहीं होते। बट यहाँ पे आकस्मिक बाढ़ इसी वजह से आती है, यहाँ पे इसने इसका विरोध किया, खिसक के गिर गया, और इसके कारण अलग इसकी दिशा बन जाती है, और वो दिशा एक अलग रूप से, तेजी रूप से होती है, क्योंकि जब किसी भी टोटी में आप हाथ लगाओ, पानी आ रहा है, उसके नीचे हाथ लगाओ, तो पानी एक अलग रूप लेके भागता है स्पीड के साथ, क्योंकि उसका विरोध किया किसी ने। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं। लगभग 2021 में, अगस्त अगस्त 2021 में क्या हुआ था, एक ऐसा ही हमारा कारण बना था बाढ़ आने का। क्या हुआ था, हिमाचल में एक गांव में क्या हुआ, ऐसे ये हुआ, आसपास कोई गांव होगा पहाड़ के, तो उस गांव में ये हुआ कि जब चट्टान नदी के बीच में गिर गई, तो उससे क्या, लगभग आसपास के 13 गांव में, 13 यानी 13 गांव में क्या हुआ, ये बाढ़ आने का कारण बना। और इसमें लगभग 2000 लोगों की क्या हुई थी, इस पे जान जाते जाते बचे थे। इन लोगों को दूसरे क्षेत्र में तुरंत ले जाया गया, हमारी जो
आर्मी है उसने, और कई लोगों की तो जान चलेगी, बट यहाँ पे बताया गया लगभग 2000 लोगों की जान नहीं गई, बट उनके ऊपर हानि हो गई थी। तो कितने गांव आए थे? 13 गांव। हिमाचल प्रदेश है जो हमारा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे तो बाढ़ आने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, कहीं इससे आ जाती है, कहीं बादल फटने से आ जाती है, तो ये चीजें होती रहती हैं। तो अगस्त 2021 में हिमाचल में एक गांव था जिसमें नदी कौन सी थी? चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी की दिशा बदल गई क्योंकि उसके बीच में चट्टान गिर गई। तो चट्टान जब गिरी तो इधर से उधर ये भाग के नदी गई, और इसके एरिया में लगभग 13 गांव आए थे। उन 13 गांव में 2000 लोगों को ऐसे थे जो लोग जिनको बचाकर बड़ी मुश्किल से निकाला, और कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हो गए बुरी तरीके से। तो गाइस, जो भूस्खलन है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको मैंने आपको समझा दिया, पर्वतीय क्षेत्र में अधिक रूप से आता है। इसका एक एग्जाम्पल बता दिया। अगस्त 2021 में हिमाचल के 13 गांवों में ऐसा हुआ था। चंद्रभागा जो नदी है उसके बीच में एक चट्टान गिर गई और उसने अपनी दिशा बदल ली। तो उसकी वजह से कितने, लगभग 2000 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इन पे नुकसान तो हो गया। तो गैस ये पॉइंट समझ आया। अब एक लास्ट और एक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके प्रभाव पढ़ेंगे, इससे क्या प्रभाव होता है। तो गाइज अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बाढ़ के कारण का, बांध का टूटना। ये मैंने आपको जब बाढ़ के बारे में समझाया था उसके में बांध का भी एक कारण पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब इसको प्रॉपर जब कारण चल रहे हैं उसमें समझाते हैं। बांधों का टूटना किस तरीके से होता है और बांध टूटकर बाढ़ें कैसे आती हैं। गाइस बांध का यूज क्या होता है आपको मालूम होगा। बांध हम क्या करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, एक पुल टाइप का बनाते हैं, और उसके नीचे ही हम बांध लगा देते हैं, जिससे हम पानी की मात्रा को अपने अकॉर्डिंग भेज सकें और पानी की बचत कर सकें, जो वेस्टेज होती है। ये मानव द्वारा निर्मित है। तो ये नदी जा रही है, ठीक है, इन नदियों के बीच में कई जगह पुल हो ना हो, लेकिन हम बांध लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का स्टोरेज हम अपने हिसाब से भेजते हैं और उसको बचा पाते हैं। तो ये बाढ़ रोकने के लिए भी होता है, क्योंकि पानी एकदम भाग के जाएगा तो बाढ़ नहीं आई। बट ये कभी कभार क्या होता है, कई पुराने हो जाते हैं और इनकी मरम्मत नहीं हो पाती है, या पानी की वजह से जो नीचे इनकी गाद हो जाती है काई की, इस कारण जो इसका बांध का जो मटेरियल वो कमजोर हो जाता है। तो कभी कभार पानी का प्रभाव आने के कारण ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद एक बहुत ही तबाही वाला बाढ़ आता है, जिसके कारण कई सारे लोगों को नुकसान होता है। अब बांधों का टूटना आपको समझ आया कैसे टूटता है। इसके कारण क्या क्या हुआ था। लगभग 11 अगस्त 11 अगस्त 1979 में बांध टूटने पर भारत में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। और बांध ये कैसे टूटा था, इसका कारण यही था कि बांध बना दिया, उसकी मरम्मत हुई नहीं, कभी उस पर ध्यान नहीं देगा, बांध टूट गया, बाढ़ आ गई। तो गाइज ये हमको ध्यान रखना है, अपने आसपास के बांधों का मेंटेनेंस देखते रहना चाहिए, जिसके, और ये ज्यादातर क्या होता है, नदी के आसपास ही बांध लगाए जाते हैं, क्योंकि नहरों में कोई ज्यादातर बांध नहीं लगाता, नदियों में लगते हैं बांध। नहरों में भी लगते हैं, बट जो नदियों के होते हैं बांध वो बहुत बड़े होते हैं, और एक बार लगने के बाद लोग कम ध्यान देते हैं। तो बांधों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तो बांधों में जब मरम्मत नहीं होगी तो भाई वो टूटेंगे। बांध या कोई भी चीज हो, मरम्मत हर चीज मांगती है। तो बांध टूटने के कारण क्या है, बाढ़ एक अलग रूप लेके आती है अचानक से, जो निचले भाग होते हैं आसपास के, तो वहां पे क्या है, बाढ़ भयंकर रूप से आ जाती है और वो सब बर्बाद होते हैं। ऐसा ही केस हमारा हुआ था 9 अगस्त 2006 में। 9 अगस्त 2006 में सूरत में क्या हुआ था, बांध टूटने से, लुई बांध टूटने से क्या हुआ था, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, और जो हमारी ताप्ती नदी है उसके आसपास के जितने भी गांव थे वो सब लगभग बर्बाद हो गए थे, खत्म, ये मान लो। तो क्या हुआ, बांध टूटने से कई सारे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि बांध पे ही पूरा पानी रुका होता है, और जब बांध हट जाता है तो पानी की स्पीड बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जब बांध लगा है तो पानी एक लिमिट रूप से आ रहा है, तो उसने अपना एरिया उतना बना रखा है, ठीक है। जब वो लिमिट टूटती है तो वो एरिया तो पता ही नहीं लगता कहाँ गया, तो उसके कारण भयंकर बाढ़ आती है। तो 9 अगस्त 2006 वाली घटना बहुत भयंकर थी। लुई बांध नाम बांध टूट गया था, ये कहाँ, सूरत और ताप्ती नदी के आसपास के गाँव में भयंकर रूप से आई थी। तो बांध का टूटना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बांध मानव द्वारा निर्मित है, और मानव द्वारा चीज निर्मित ऐसा तो है नहीं, मजबूत एक बार बन गई वो बिगड़े ना, बिगड़ती है, बट उसका अगर हमें ध्यान रखें तो ऐसा ना घटना हो। तो ये केयरलेस होती है हमारी कर्मचारियों की वजह से। तो हम अपने आसपास के जितने भी बांध हैं उन पर ध्यान दें। अगर वो मरम्मत मांग रहे हैं तो अपने आसपास के अधिकारी को कंप्लेंट करें और उसकी मरम्मत कराएं, जिससे आपके हादसे रुक सकते हैं। और बांध टूटना भी एक प्रमुख कारण आता है बाढ़ के कारणों में। तो गाइस आज के ये कारण मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम देखेंगे आगे इन बाढ़ आने के बाद प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ते हैं, किस क्षेत्र में पड़ते हैं, किन लोगों पे पड़ते हैं, किस एरिया या किस किस चीज पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभाव को हम पढ़ेंगे। अब कारण हमारे कंप्लीट हो गए, अब देखते हैं अपने प्रभाव। गाइस अब हम देखते हैं बाढ़ के प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ते हैं। तो गाइस सबसे पहला प्रभाव तो हमें मालूम है कहाँ पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा जन हानि। जन हानि, इसका मतलब आप समझ गए, बाढ़ आने पर जो हमारे लोगों की मृत्यु होती है मानव की,
उसको जन हानि कहते हैं और यही सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है। आदमी का सब कुछ चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आदमी चला गया तो यानी उसका सब कुछ चला गया। तो बहुत बड़ा कारण है हमारा जन हानि। इसको ना ही हम रोक पाते हैं, बड़ी वैसी समस्याएं होती हैं ये, जिसका जाता है उसी को मालूम होती है। तो गाइस इसका पहला कारण हो गया जन हानि। जन हानि कैसे आती है भैया? जब बाढ़ आई तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, वो दोबारा निर्मित हो जाती हैं, बट जो मानव होता है एक तो नाजुक उसकी जान होती है, वो एकदम से चली जाती है। इस प्राकृतिक आपदाओं को झेलने की उसमें इतनी क्षमता भी नहीं होती, तो जनहानि हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, मानव स्वास्थ्य हानि। मानव स्वास्थ्य हानि कैसे होती है? जब बाढ़ आती है तो उस क्षेत्र में क्या है, कई सारी चीजें नहीं हो पाती कुछ समय के लिए। जैसे कि लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं होता है, पर्याप्त पीने के लिए पानी नहीं होता, क्योंकि गंदा पानी होता है बाढ़ का, एकदम से उधर से उधर आ गया। और ये जो चीजें हैं, पानी और जल और भूख होती है, या जो खाना होता है, ये पर्याप्त रूप से ना मिले तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, बीमारियां लग जाती हैं, गंदगी होती है। तो क्या है, हमारा सेकंड कारण हो गया मानव स्वास्थ्य हानि। ये हानि इसीलिए होती है जब बाढ़ आती है, तो पेयजल जो पीने का पानी होता है वो बिगड़ जाता है, भोजन का प्रबंध इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, और उनके घर उजड़ जाते हैं, जिससे वो रह नहीं पाते समय से सही रूप से, कई मच्छर काट रहे हैं, कुछ काट, कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो कहने का मतलब है मानव स्वास्थ्य हानि भी होती है, उसके स्वास्थ्य में नुकसान हो जाता है। इस चीज का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जनहानि, फिर मानव स्वास्थ्य हानि, इससे भी क्या होता है, जनहानि होती है। तो कहने का मतलब आदमी को हानि तो होएगी इससे, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन इसमें और इसमें मानव बेचारा मर जाता है। इसमें तुरंत मर जाता है, तो इसमें थोड़ा कोई तड़प के मरता है उसको, क्योंकि ये चीजें मिल नहीं पाती हैं, तो वो क्या करे। ठीक है, अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा पशु हानि। पशुपालन या पशु हानि बोलते हैं, पशु हानि। ठीक है, ये कैसे होती है? जब बाढ़ आती है किसी भी क्षेत्र में, तो मानव के साथ ये भी रहते हैं। कहने का मतलब इन बेचारों को भी मृत्यु हो जाती है। और कुछ जो मरते नहीं है वो क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित मैदान में भाग जाते हैं। और जो लोग बेचारे इधर से उधर भाग जाते हैं, जानवर भी भाग जाते हैं, मानव भी भाग जाते हैं। मानव को सरकार के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो उठा के ले जाते हैं, तो उनका कुछ पता ही नहीं लगता, उनकी हर चीज बर्बाद हो जाती है। घर उनका उजड़ जाता है, उनके पशुपालन उधर जाता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और उनके लोग भी मर जाते हैं। तो संपत्ति हानि भी एक प्रमुख हानि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाढ़ आने से कई लोगों के घर टूट जाते हैं और उनकी संपत्ति जो होती है वो बिगड़ जाती है। किसी की कितनी जमीन है, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा या 100 बीघा, वो सब क्या बाढ़ में पता ही नहीं लगी, वहां से लोग रहना ही छोड़ गए, क्योंकि वहां जलगमन हो गया। तो उसकी संपत्ति का भी हानि बनती है, और भवन, उसके जो घर होता है वो टूट जाते हैं। तो ये सारे कारण बहुत अधिक हैं। भवन कारण भी एक बहुत प्रमुख कारण है। कह तो रहा हूं, आदमी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है, उसका व्यवसाय, उसका घर, सब चीज तोड़ फोड़ के मर ही जाता है वो, पूरा ऊपर से लेके नीचे। तो भवन एवं संपत्ति हानि भी इसका एक कारण है, प्रभाव है, प्रभाव का कारण है। ठीक है, भवन, बाढ़ के प्रभाव कौन कौन से हो गए? जनहानि हो गया, मानव स्वास्थ्य हानि होगी, पशुपालन हानि होगी, भवन एवं संपत्ति हानि होगी। कैसे होती है? संपत्ति बिगड़ जाती है, कौन सी किसकी कहाँ है, बाढ़ में बह गई, नदी में वो समा गई, और भवन उसके टूट जाते हैं। एक पॉइंट और है हमारा, विस्थापन। विस्थापन से क्या होता है? इस पे ना हानि का साइन है, कुछ भी नहीं, केवल विस्थापन लगते हैं। विस्थापन ये होता है कि जब लोगों को बाढ़ आने पर सरकारी जो कर्मचारी, हमारी फोर्स है, वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से ले जाती है, तो उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो अपना स्थायी रूप से जो उनका घर है वो छोड़ के जाते हैं, वो फिर उन्हें कभी नहीं मिलता। बहुत इन रेयर केस होता है कि बाढ़ अपना, तो वहां तो खतरनाक हो गया ना पहले से पैदा। तो जब विस्थापन किया जाता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं, क्योंकि एक तो वहां उनका सब कुछ था वो उजड़ गया, अब उनको वहां से ले आके अलग कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो एक ये विस्थापन का कारण बताया कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उन्हें बहुत ज्यादा हानि होती है। तो ये विस्थापन का भी एक प्रमुख कारण दिया गया है। तो गाइस इतने प्रभाव आपके लिए बहुत हैं बाढ़ के, इतना आपको मालूम पड़ेगा तो आप बाढ़ को पूरा समझ के मान लीजिए। तो प्रभाव आपको मैंने समझा दिया, जन हानि, मानव स्वास्थ्य हानि, पशुपालन हानि, भवन हानि, विस्थापन हानि। अब गाइस लास्ट में मैं बता देता हूं कि इससे क्या होगा। इसके जो हमारे बचने के प्रकार हैं वो लगभग ना के समान है, लेकिन कुछ होता है, पता लग जाए तो आप क्या करें, उसको छोड़ के भागने की कोशिश करें। तो इतना नहीं कर पाता कोई भी, लेकिन हाँ, कारण यही है बचने के कि आप ऊंचाई पर पहुंच जाइए, या कोई मजबूत चीज को पकड़ लीजिए जिससे आप उसके बहाव में ना जाए। जो बहाव आता है बाढ़ का, उसी से बह के आदमी ठुकरा के मरता है, किसी में टकरा गया। तो कारण हमारे लगभग यही है, बट आदमी फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि एकदम से कंडीशन आती है। तो जो हमारे बचने के कारण वो है, ऊंचाई पर जाना है और किसी भी मजबूत चीज को पकड़ के रखना है। कोशिश करें तो जल्द से जल्द भाग जाए वहां से, उस क्षेत्र को छोड़ जाए। ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन प्रयास करें जितना हो पाए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन